नमस्कार। चलिए आज भारतीय संसद की दुनिया में चलते हैं। इसकी जो बनावट और काम करने का तरीका है उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले संसद की बुनियादी बनावट को समझेंगे, फिर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है वो देखेंगे। इसके बाद बात होगी उन लोगों की जो संसद चलाते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि सदन के अंदर काम होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की जो रूपरेखा है वो हमारे संविधान ने तय की है, और इसी संविधान से संसद को अपनी शक्ति और अपना ढांचा मिलता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 एक बहुत जरूरी बात बताता है। वो ये कि संसद का मतलब सिर्फ दो सदन नहीं है, ये 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों में से एक भी ना हो तो संसद अधूरी है। अच्छा, एक बहुत आम कन्फ्यूजन है, चलिए उसे दूर करते हैं। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के, लेकिन फिर भी वो संसद का एक अटूट हिस्सा है। संसद का सत्र बुलाने से लेकर किसी भी बिल पर दस्तखत करके उसे कानून बनाने तक उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि संसद के 3 हिस्से हैं, तो चलिए इसके 2 सबसे अहम हिस्सों यानी दोनों सदनों को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि दोनों की अपनी अपनी क्या भूमिका है। ये है लोकसभा, जिसे हम लोगों का सदन भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि इसके 543 सदस्य सीधे सीधे देश की जनता चुनती है अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से। और दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। इसमें 245 सदस्य होते हैं। अब इनका काम क्या है? ये भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की आवाज उठाते हैं। ये टेबल ना दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ लोकसभा जो सीधे जनता से जुड़ी है, 5 साल का कार्यकाल है और इसे भंग भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा जो एक तरह से परमानेंट बॉडी है, कभी भंग नहीं होती। ये राज्यों की नुमाइंदगी करती है और इसके सदस्यों का चुनाव भी अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ढांचा तो समझ आ गया, पर इन सदनों को चलाते कौन है? कौन लोग यहाँ बैठते हैं और कार्यवाही को कौन संभालता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो सवाल उठता है कि संसद का सदस्य बन कौन सकता है? देखिए, इसके लिए कुछ सीधी सीधी शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और हाँ, किसी भी संसदीय क्षेत्र में वोटर होना भी जरूरी है। लेकिन मान लीजिए किसी सदस्य को अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई करना पड़े, तो क्या होगा? क्या ये किसी की मर्जी से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी प्रक्रिया है। आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं। उन्हें चुनाव आयोग की सलाह माननी ही पड़ती है। अब लोकसभा जहां इतनी बहस होती है, वहां एक रेफरी की जरूरत तो होगी ही, है ना? बस वही काम स्पीकर का है। वो सदन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो निष्पक्ष होकर कार्रवाई चलाते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो क्या स्पीकर को हटाना आसान है? नहीं, उनका पद काफी मजबूत होता है। उन्हें हटाने के सिर्फ 3 ही संवैधानिक रास्ते हैं। या तो वो खुद लोकसभा के सदस्य ना रहें, या फिर वो इस्तीफा दे दे, या फिर सदन एक खास बहुमत से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास कर दे। ये एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में स्पीकर से न्यूट्रल रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन भारत में स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बना रहता है। वहीं ब्रिटेन में स्पीकर बनते ही उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है ताकि वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक हो जाएं। तो अब तक हमने स्ट्रक्चर और लोगों की बात की। अब देखते हैं कि सदन के अंदर असल में काम होता कैसे है। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? संसद में दिन की शुरुआत ही होती है जवाबदेही से, और इसका सबसे बड़ा जरिया है प्रश्नकाल। ये वो पहला घंटा है जब सांसद सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और सरकार को अपने काम का हिसाब देना पड़ता है। और हाँ, सारे सवाल एक जैसे नहीं होते। उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और रंगों से पहचाना जाता है। कुछ सवालों का जवाब तुरंत सदन में ही देना होता है, जिन पर फिर और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ का लिखित जवाब आता है। इससे काम थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल, और ये ना एक पूरी तरह से भारतीय इनोवेशन है।
इसका जिक्र नियमों में कहीं नहीं है, लेकिन ये सांसदों को बिना किसी पूर्व सूचना के बहुत जरूरी और तत्काल मुद्दे उठाने का मौका देता है। अब बात करते हैं शायद सबसे ताकतवर संसदीय हथियार की, अविश्वास प्रस्ताव। ये एक तरह से सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट होता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो इसका मतलब है कि सदन का सरकार पर से भरोसा उठ गया है और सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। जब लोकसभा भंग होती है तो क्या सारे बिल यानी विधेयक भी खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बिल लोकसभा में ही शुरू हुए थे या वहीं अटके थे वो तो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन जो बिल राज्यसभा में हैं और अभी लोकसभा तक नहीं पहुंचे वो बच जाते हैं। वो अगली सरकार के लिए जिंदा रहते हैं। तो हमने देखा कि हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए कितने सारे नियम और उपकरण मौजूद हैं। संसद के पास जवाबदेही तय करने की पूरी ताकत है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इन सब का इस्तेमाल कितनी असरदार तरीके से हो रहा है ताकि लोकतंत्र की बुनियाद और भी मजबूत हो सके।